बिलासपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था। किसान के दो बेटे थे। बड़ा बेटा जन्म से ही अंधा था और छोटा बेटा बिल्कुल ठीक था, स्वस्थ था। तो किसान को इस बात की चिंता हमेशा सताती थी कि बड़े बेटे की देखरेख मेरे बाद कौन करेगा, क्योंकि छोटा बेटा पूरा स्वस्थ होने के बाद भी कोई काम काज नहीं करता था, बस ऐसे ही घूमता रहता था। तो एक दिन अचानक किसान बीमार हो गए। तो बड़े बेटे ने और छोटे बेटे ने दोनों ने मिलकर डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर ने कहा कि इनको बहुत खतरनाक बीमारी है, इनको कैंसर हो गया है, ये ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे, कुछ दिनों में ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर किसान को और भी चिंता सताने लगी। मेरे बच्चों को मेरी मृत्यु के बाद कौन देखेगा? छोटा वाला तो फिर भी तंदुरुस्त है, वो कुछ काम करके इधर उधर से अपना खर्चा चला लेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता तो मुझे बड़े बेटे की हो रही है, क्योंकि वो तो कुछ देख ही नहीं सकता। अगर देख नहीं पाएगा तो वो कुछ काम भी नहीं कर सकता, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? माता पिता चाहे कितने भी दुख में हो, लेकिन वो अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकते हैं। तो इसी चिंता में मग्न होकर किसान ने अपने छोटे बेटे को बुलाया अपने पास और छोटे बेटे से कहा कि तुम मुझे एक वचन दोगे, मेरी बात का मान रखोगे, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो छोटा बेटा वैसे निकम्मा हो सकता है, लेकिन वो अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था। कोई काम काज नहीं करता था, लेकिन पिता को इस हालत में देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था। तो उसने कहा, पिताश्री आप बोलिए, आपको क्या चाहिए? मैं वचन देता हूँ कि आपको जो चाहिए होगा मैं वो आपको देने की कोशिश करूँगा। तो किसान ने कहा कि मुझे कोई वस्तु व कोई सामान नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा वचन चाहिए कि मेरे जाने के बाद तुम अपने बड़े भाई का अच्छे से ध्यान रखोगे, उसका देखभाल अच्छे से करोगे, उसका दायित्व मैं तुम पर सौंपकर निश्चिंत होकर मरना चाहता हूँ। तो वो तेरे साथ ही रहेगा और तू उसका पूरा ध्यान रखेगा। ये सारी बातें सुनकर छोटा बेटा बोलने लगा, पिताश्री अगर आपको यही चिंता सता रही है कि आपके जाने के बाद बड़े भाई की देखभाल कौन करेगा, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उनकी देखभाल करूँगा, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान मैं रखूँगा। ये बात सुनकर किसान को थोड़ी राहत मिली कि मेरा छोटा बेटा बड़े बेटे का ध्यान रखेगा। कुछ दिनों के बाद किसान की मृत्यु हो गई। अब तो छोटा भाई बड़े भाई के साथ घर में रहने लगा। छोटे भाई के पास कोई काम धंधा नहीं था। तो पहले तो उसने अपनी ज़मीन के जो टुकड़े थे उसे बेच दिया और उससे कुछ समय तक अपनी गुजर बसर कर ली। लेकिन जब सारे पैसे ख़त्म हो गए तो फिर वही स्थिति आन पड़ी कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अकेला होता तो कुछ भी करके किसी भी तरह अपना पेट पाल लेता। इस अंधे भाई का बोझ ढोते ढोते मैं तो परेशान हो गया हूँ। इसे कैसे खिलाऊं, क्या करूं इसके लिए? ये तो दिन ब दिन मुसीबत बनता जा रहा है मेरे लिए। अब तो छोटा भाई अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल गया। उसने अपने मन ही मन में एक षड्यंत्र रच लिया कि इस अंधे भाई से छुटकारा कैसे मिलेगा मुझे। एक दिन शाम को वह अपने भाई को जंगल में ले गया और उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर बोला, भैया आप यहीं बैठिए और मैं आपके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ, खाने के लिए कुछ लेके आता हूँ आपके लिए। बेचारा बड़ा भाई वो कुछ देख भी नहीं सकता था और उसे ये तक पता नहीं था कि वह अभी कहाँ पर है। वह तो अपने छोटे भाई पर विश्वास करके वहीं पे बैठा रहा।
काफ़ी देर हो गई लेकिन छोटा भाई नहीं आया। छोटा भाई बड़े भाई को जंगल में छोड़कर कहीं दूसरे गांव में चला गया था। दूसरे गांव में आकर उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधे से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। उधर बड़ा भाई छोटे भाई के इंतजार में बैठा रहा था। उसे बैठे हुए अब रात हो गई थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि अब तक छोटा भाई कहीं और चला गया है उन्हें छोड़ के। लेकिन जब काफ़ी देर हो गई तो उनको समझ में आ गया कि उनका छोटा भाई अब नहीं आएगा। वो उन्हें छोड़ने के लिए ही बस जहाँ पर आया था। अब बड़े भाई को जंगल में जानवरों की आवाज़ सुनाई देने लगी, तो बेचारा सोचने लगा, मैं तो देख भी नहीं सकता, मैं इन जानवरों से खुद को कैसे बचाऊं। सोचते सोचते ही उसे याद आया कि उनके पिताश्री ने उनको अपनी रक्षा के लिए एक चाकू दिया हुआ था। वो चाकू वो हमेशा अपनी जेब में रखता था। तो उसने फटाफट अपनी जेब से वो चाकू निकाला और किसी तरह टहनियों को पकड़ते हुए एक ऊंची डाली पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही जंगल के सारे जानवर उस पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए और आपस में बातें करने लगे। चीता बोला, अरे भाई शेर महाराज, आज कोई ऐसी बात बताओ जो कि बिल्कुल सत्य हो। तब शेर बोला, तुमको पता है जिस पेड़ के नीचे बैठकर हम सब बात कर रहे हैं, इस पेड़ की एक बहुत बड़ी खासियत है। अगर कोई अंधा इंसान इस पेड़ के थोड़ी सी छाल को निकालकर उसके रस को अपनी आँखों में डालता है तो तुरंत ही उसके आँखों की रोशनी वापस आ जाती है। वह इस दुनिया को फिर से देख सकता है। ये सारी बातें ऊपर बैठा हुआ वो अंधा भाई भी सुन रहा था। उसने तुरंत ही अपने उस चाकू से टहनी से थोड़ी सी छाल निकाल ली और उसके रस को अपनी दोनों आँखों में डाल दिया। तो इससे तुरंत ही चमत्कार हो गया। उसने देखा कि उसके आँखों में रोशनी आ गई। वो सब कुछ देख पा रहा था। अब तो अंधा भाई बहुत खुश हुआ कि चलो, अब तो मेरे आँखों की रोशनी वापस आ गई है। अब मैं इतनी सुंदर, जो भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, इसे मैं देख सकता हूँ और अब मैं अपने जीवन में बहुत खुश रहूँगा। तभी भेड़िया कहने लगा, अरे शेर भाई, मुझे भी आपको एक बात बतानी है जो कि बिल्कुल सत्य है। इस जंगल के पास ही में जो गांव है ना, अचानक उस गांव के सभी लोग कुबड़े होने लगे हैं और उनके संतान भी नहीं जीती। अभी उनका जीवन ऐसे ही चलने लगा है। तभी शेर बोला, अरे भाई, लेकिन ये सब कैसे हो रहा है? क्या वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे? तभी भेड़िया बोला, नहीं नहीं महाराज, वो अभी भी ठीक हो सकते हैं। इस गांव की दक्षिण दिशा की तरफ एक नदी है। उस नदी के पास ही एक बहुत बड़ा वृक्ष है पीपल का, और उस वृक्ष की खोल में एक काला सांप रहता है। यदि कोई उस सांप को दूध पिला दे तो वो सांप उस गांव को छोड़कर बहुत दूर चला जाएगा। सांप के जाते ही उस गांव के सभी कुबरे लोग ठीक हो जाएंगे और उनके संतानें भी जीवित रहने लगेगी। तभी वहां पे बैठी लोमड़ी बोली, अरे भेड़िया, मैं भी तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ। हमारे राज्य के जो राजा हैं, उनकी बेटी बहुत दिनों से बीमार पड़ी हुई है। बहुत दिनों से वो सोई पड़ी रहती है। बड़े बड़े वैद्य हकीम भी उसका इलाज नहीं कर सके। राजा अपनी इकलौती पुत्री से बहुत प्रेम करता है और वो अपनी पुत्री के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन बेचारा सब जत्न करके हार गया, लेकिन उसकी पुत्री ठीक नहीं हुई। तभी भेड़िया कहने लगी, अच्छा लोमड़ी, तो राजा की पुत्री कैसे ठीक होगी और वह बीमार क्यों है? तभी लोमड़ी ने कहा,
कि राजा की जो पुत्री है उसके बिस्तर के नीचे एक काली बिल्ली रहती है। वह एक जादुई बिल्ली है और उस बिल्ली को उस बिस्तर में कोई नहीं देख पाया है। जब तक वो बिल्ली राजकुमारी के बिस्तर के नीचे रहेगी तब तक राजकुमारी कभी भी ठीक नहीं होगी, ऐसी ही अवस्था में पड़ी रहेगी। अगर कोई व्यक्ति उस बिल्ली को राजकुमारी के कक्ष से बाहर फेंक दे तो राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। सभी जानवरों की बातें ऊपर बैठा वो लड़का ध्यान से सुन रहा था और उसने अपने दिमाग में ये सारी बातें बिठा ली थी। बातें करते करते अब तो सुबह भी हो गई और सुबह होते ही सारे जानवर जंगल में चले गए। उस लड़के ने भी अब उस गांव में जाने के बारे में सोचा। वह उस पेड़ से नीचे उतरा और उस गांव में चल दिया और जल्दी ही वह उस गांव में पहुंच गया। गांव में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां पर एक आदमी कुबड़ा होकर चल रहा था। ये देखते ही वो लड़का उस आदमी के पास जाकर बोला, अरे बाबा, आपकी ये हालत कैसे हो गई? तभी वो आदमी बोला, बेटे, ये हालत सिर्फ मेरी ही नहीं, इस गांव में तुम्हें जितने भी लोग दिखेंगे वो सारे मेरी ही तरह कुबड़े हैं। लड़का कहने लगा, बाबा, क्या ये जन्मजात है? बाबा ने कहा, नहीं, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। हम एक रात सोए और जब सुबह जागे तो देखा हम सबकी ये हालत हो गई थी। पता नहीं हम सभी को किन कर्मों की सजा मिल रही है। तभी लड़का बोला, अगर मैं आपको ठीक कर दूं तो आप मुझे क्या दोगे? ये सुनते ही वो आदमी हैरान हो गया और मन ही मन में सोचने लगा, अगर इस लड़के ने मुझे ठीक कर दिया तो मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा इसे दे दूंगा। ये सोचते ही वह आदमी उस लड़के से बोले कि बेटा, अगर ये चमत्कार तुमने कर दिया तो हम सब अपने अपने धन का आधा हिस्सा तुमको दे देंगे। तो लड़के ने कहा, ठीक है, अगर आप सब अपनी बातों पर कायम रहेंगे तो मैं अगली सुबह आप सभी को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। अच्छा, क्या मुझे सफ़ेद गाय का दूध मिल सकता है एक कटोरी में? ये सुनते ही तुरंत उस बूढ़े आदमी ने एक कटोरी में दूध लाकर उस लड़के को दे दिया। वो लड़का हाथ में दूध की कटोरी लेकर दक्षिण दिशा की ओर वो नदी के पास चला गया। वहाँ जाकर वो पीपल के वृक्ष को ढूंढने लगा। तुरंत ही उसने पीपल के वृक्ष को ढूंढ लिया और पीपल के वृक्ष के पास जाकर उसने देखा वहाँ पे सांप का एक खोल है। वहीं पे उसके पास में उसने दूध का कटोरा रख दिया और प्रणाम करके बोलने लगा, हे नागराज, हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें कृपया क्षमा कर दें। दया करके आप इधर से बहुत दूर चले जाइए, क्योंकि इस गांव के लोगों को बहुत कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं आपकी वजह से। तो दया करके आप इस दूध का पान कीजिए और हम पर प्रसन्न होकर इस गांव को छोड़कर चले जाइए। उसने तुरंत देखा कि वो सांप आकर वो दूध पीने लगा और दूध पीते ही वो सांप अचानक से उस पेड़ के पास से गायब हो गया। लड़के ने जब देखा कि नाग गायब हो चुका था तो तभी वह उस नदी से उस गांव की तरफ जाने लगा, क्योंकि गांव वासियों ने उनको वचन दिया था संपत्ति देने का। तो जब वो वापस आया तो उसने देखा गांववासी बिल्कुल स्वस्थ हो चुके थे, वो अब कुबड़े नहीं थे पहले की तरह। तो उसने कहा, देखो, मैंने अपना वचन निभाया, अब आप सभी अपना वचन निभाइए। तो उसने देखा कि गांववासी एक एक करके अपने धन संपत्ति का आधा हिस्सा उस लड़के को देने के लिए लेकर आए थे। सभी लोगों ने उस लड़के को धन्यवाद दिया और अपने अपने धन का आधा हिस्सा उस लड़के को दे दिया। अब तो उस लड़के के पास बहुत सारा धन हो चुका था। वह अपनी जिंदगी खुशी से जी सकता था, लेकिन उसने हार ना मानी।
अब तो उसे बहुत कुछ करना था। अब वह उस राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और दरबारी से कहने लगा कि मुझे राजकुमारी से मिलना है। दरबारी ने कहा, लेकिन राजकुमारी तो ठीक नहीं है, बेचारी न जाने कब से सोई पड़ी है, जागने का नाम ही नहीं लेती। बड़े बड़े वैद्य हकीम आए, लेकिन उनको कोई भी स्वस्थ नहीं कर सके। तब लड़के ने कहा कि मैं उसी विषय में राजा से बात करना चाहता हूँ। मैं राजकुमारी को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ। दरबारी ने जब ये सुना तो वह जोर जोर से हंसने लगा और कहा, तुम कहीं के जादूगर हो जो राजकुमारी को ठीक कर दोगे? इतने बड़े बड़े हकीम और वैद्य जो काम नहीं कर सके, वो काम तुम कैसे करोगे? दरबारी और उस लड़के की बातें राजा दूर से सुन रहा था। सुनते ही राजा ने दरबारी को कहा, इस लड़के को अंदर आने दो। अब तो दरबारी उस लड़के को अंदर महल के अंदर लेके आया और राजा ने कहा, तुम मेरी बेटी को कैसे ठीक कर सकते हो? लड़के ने कहा, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपकी बेटी को पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ कर दूंगा। लेकिन अगर आपकी बेटी बिल्कुल स्वस्थ हो गई तो राजा साहब आप मुझे क्या दोगे? ये सुनकर राजा ने कहा, अगर तुम ये चमत्कार कर दिखाओगे तो तुम मुझसे जो मांगोगे मैं वही दूंगा, और अगर तुम कुछ ना कर सके और हमारा समय बर्बाद किया तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। लड़के ने कहा, राजा साहब अगर आपकी बात पक्की है तो मेरी भी बात पक्की है। अगर मैंने आपकी बेटी को ठीक कर दिया तो आपको वही करना होगा जो मैं करने को कहूँगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें वचन देते हैं। अब तो लड़के ने राजकुमारी के कक्ष का रास्ता पूछा और वह राजकुमारी के कक्ष में पहुंच गया और उसने कक्ष का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और उस बिल्ली को ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर में उसको वो काली बिल्ली नजर आ गई तो उसने उस बिल्ली को खिड़की से बाहर फेंक दिया। जैसे ही लड़के ने बिल्ली को बाहर फेंका, राजकुमारी तुरंत बिल्कुल ठीक हो गई और उठकर बैठ गई और बैठकर जैसे ही उसने लड़के को देखा तो कहा, तुम मेरे कक्ष में कैसे आ गए? मैं ना जाने कब से जहाँ सोई पड़ी थी। लड़के ने राजकुमारी को सारी बात बताई कि उनके साथ क्या क्या घटित हुआ था। जब राजा ने अपनी बेटी की आवाज़ सुनी तो वह भी दौड़े दौड़े अपनी बेटी के कक्ष में पहुंच गए। बेटी को सही सलामत देखकर राजा बहुत खुश हुए और उस लड़के को बोला, हे युवक, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। तो उस लड़के ने कहा कि अगर मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूँ तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि उसका मैं जिंदगी भर अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। मेरी आपसे यही विनती है कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने खुश होकर अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से खुशी खुशी करा दिया और अब तो वो लड़का उस राज्य में रहने लगा और उस राज्य का राजकुमार बन गया। एक दिन वह नगर का दौरा करने निकला हुआ था कि तभी उनकी मुलाकात उसके छोटे भाई से हो गई। उसने अपने छोटे भाई को उसकी आवाज़ से पहचान लिया। वह दर दर की ठोकरें खाता गलियों में घूम रहा था। राजकुमार ने उस लड़के को कहा, अरे तुम कौन हो और जहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी उसके भाई ने बोला, मैं पास ही के गांव में रहता हूँ राजकुमार, लेकिन मेरी स्थिति बहुत ही खराब हो गई है, इसलिए मैं काम की तलाश में दर दर भटक रहा हूँ। तभी बड़े भाई ने कहा, अच्छा तो तुम एक किसान के बेटे हो, सुना है तुम्हारा एक बड़ा भाई भी था और वह अंधा था। तभी छोटा भाई बोला,
राजकुमार, आप बिल्कुल सत्य कहते हो। मेरा एक भाई था तो जरूर, लेकिन अब कहीं मर खप गया होगा। मुझे उसे देखे हुए भी न जाने कितने दिन हो गए हैं। राजकुमार को ये बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया और राजकुमार ने कहा, क्या तुम जानते हो तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ पर है? तो उसने कहा, कहाँ है मेरा भाई राजकुमार, आप मुझे भी बताओ। तभी राजकुमार ने गुस्से में कहा, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। तुमने तो मुझे मरने के लिए उस जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली, इसीलिए मैं अब देख भी सकता हूँ और इस राज्य का राजकुमार भी बन चुका हूँ। छोटे भाई को ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई और वो सोचने लगा कि जिसे मैंने जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था, वो आज इस राज्य का राजकुमार कैसे बन गया। फिर उसने राजकुमार से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ और तुम इस राज्य के राजकुमार कैसे बन गए, तनिक मुझे भी तो बताओ। राजकुमार ने अपने साथ बीती सारी घटनाएं अपने छोटे भाई को बता दी और वहां से चला गया। छोटा भाई सोचने लगा कि मेरा बड़ा भाई अगर उस जंगल में जाकर आज राजकुमार बन गया है इस राज्य का, क्यों ना मैं भी उस जंगल में जाकर देखूं। क्या पता मुझे भी कोई रहस्यमयी बात बता दे और मेरा भी भाग्य खुल जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही रहेगा। अब तो मैं उस जंगल में जाकर ही रहूँगा। ये सोचते ही रात के समय वो छोटा भाई जंगल में आकर उसी पेड़ की टहनी पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी ही देर में जंगल के सारे जानवर उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। भेड़िए ने कहा, सुना शेर भाई, अभी कुछ दिन पहले हमने जो जहाँ पर बैठकर बातें की थी वो किसी ने सुन ली थी और आज वो बिल्कुल ठीक हो गया है और सुना है वह अभी इस राज्य का राजकुमार बन गया है। तभी आपस में बातें करते करते चील की नज़र ऊपर पेड़ के ऊपर टहनी के ऊपर बैठे उस आदमी पर पड़ गई। तो चील ने कहा, मुझे तो लगता है यही वो लड़का है जिसने उस दिन हमारी बातें सुनी थी और आज फिर हमारी बातें सुनने के लिए वो फिर पेड़ की टहनी पर चढ़ के बैठा है ताकि वो हमारी सारी बातें सुन सके। अब तो चील ने जाकर छोटे भाई को चोंच मारना शुरू कर दिया था। चोंच मारने के कारण छोटा भाई पेड़ से नीचे गिर गया था और सारे जानवरों ने मिलकर बारी बारी से उसका कचुम्बर निकाल दिया और उसे उसके अपने किए की सज़ा मिल गई। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के लिए बुरा करते हैं तो सबसे पहले हमारे साथ ही बुरा हो जाता है। किसी के लिए खड्डा नहीं खोदना चाहिए, वो खड्डे में हम ही सबसे पहले गिरते हैं, क्योंकि कर्मों का फल तो सभी को भोग करना पड़ता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी अवश्य कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए। राधे राधे।